हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण और हिंदू में जो न्यूज़ चर्चा में है उसे हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में है उसे हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी चर्चा में उसे हम कवर करेंगे। चलिए तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल सके। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उससे आपको करंट अफेयर को तैयार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर से दिसंबर में भारत की GDP 5.8% बढ़ने की संभावना है, ऐसा SBI के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। SBI की एक शोध रिपोर्ट इकोरैप के अनुसार वित्त वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में देश की GDP 5.8% की दर से बढ़ने की संभावना है। SBI नाउकास्टिंग मॉडल के अनुसार वित्त वर्ष ये 2021-22 है कि तीसरी तिमाही के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 5.8% होगी, जिसमें गिरावट होगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार 28 फरवरी 2022 का वित्त वर्ष 21-22 की तीसरी तिमाही के लिए GDP का अनुमान घोषित किया जाएगा। मतलब ये जो तिमाही निकली है इसकी जो अनुमानित GDP है वो 28 फरवरी को घोषित की जाएगी, तब अनुमानित आंकड़े आ जाएंगे NSO द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा है। ठीक है, सरकार ने 22-23 से 25-26 की अवधि के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। परियोजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जिम्मेदार होगा। तो देखिए, योजना दो टाइप की होती है, एक सेंटर सेक्टर की होती है, मतलब सेंटर सेक्टर, और एक होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड। दो टाइप की योजना होती हैं। अंतर क्या होता है कि जो सेंटर सेक्टर की स्कीम होती है ये 100% इस सेंटर चलाते हैं, लेकिन जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें कुछ फंड सेंटर देता है, कुछ फंड स्टेट देता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिजोरम को मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा, ऐसा कहा गया है, और ये पूर्वोत्तर में पहला रेसिंग ट्रैक होगा। तो मिजोरम को जल्द ही एक मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा, जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला ट्रैक होगा। मिजोरम स्टेट स्पोर्ट काउंसिल और राज्य के स्वामित्व वाली REC लिमिटेड ने आइजोल के पास मोटर रेसिंग ट्रैक और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए एक समझौता किया है। इसे आइजोल से लगभग 31 किमी उत्तर में लेंगपुई में विकसित किया जाएगा। इसे 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। INS विशाखापट्टनम ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत ने 18 फरवरी 2022 को भारतीय सेना के एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से उन्नत सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये आप देख सकते हैं। मिसाइल का परीक्षण INS विशाखापट्टनम से किया गया था, जो हाल ही में शामिल भारतीय नौसेना का नवीनतम युद्धपोत है। ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि INS विशाखापट्टनम क्या है। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है। तो ब्रह्मोस आपको पता होगा कि भारत और रूस दोनों की
डेवलप टेक्नोलॉजी है। और हाल ही में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस को खरीदने के लिए समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला नेपाल पहला देश होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि नेपाल भारत के यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश होगा। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विसेज और मनम इंफोटेक के साथ हाथ मिलाया है। गेटवे भुगतान सेवा नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमारा जो यूपीआई है अब ये नेपाल में भी लागू होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ने पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया है। ये आप देख सकते हैं। लद्दाख स्काउट ने आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को हराकर पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यक्रम कप को जीता है। फाइनल मैच लेह में एनडीएस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आइस हॉकी रिंक में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट का आयोजन युवा सेवा और खेल विभाग लेह द्वारा लद्दाख विंटर स्पोर्ट क्लब के सहयोग से किया गया था। तो ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी जर्मनी और फ्रांस के 6 दिवसीय दौरे पर गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी 18 फरवरी 2022 से जर्मनी और फ्रांस के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। वह अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लेंगे और यह 20 फरवरी 2022 को पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन यवेस ले ड्रियन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वह 22 फरवरी 2022 को इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के मंत्री स्तरीय मंच में भाग लेंगे। चलिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ देखते हैं। डीएफएस संजय मल्होत्रा एसबीआई बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी को सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव संजय मल्होत्रा को एसबीआई के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। एसबीआई को 16 फरवरी को नामांकन के रूप में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग से एक अधिसूचना प्राप्त हुई थी। केंद्र सरकार ने मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में भी नामित किया है। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात में हुआ है। तो ये तो न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल ने 17 फरवरी 2022 को विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। इसे यूनिसेफ और युवा के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? केंद्र गुजरात के बच्चों द्वारा नवाचारों की पहचान, पोषण और समर्थन करेगा। बच्चों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022 से 27 का अनावरण किया है। गुजरात के, ये आप देख सकते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022 से 27 का अनावरण किया है। यह गुजरात को प्रमुख क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनाने में और 1.2 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास करता है। नीति दस्तावेज के अनुसार 200 करोड़ रुपए से कम पूंजी निवेश वाले एमएसएमई को अधिकतम 40 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है कि छोटे जो एमएसएमई हैं उन्हें 40 करोड़ रुपए की सहायता भी दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। छात्रों के कौशल को प्रखर करने के लिए असम सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। ठीक है, असम सरकार छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नाम से एक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने फरवरी 2022 में टाटा ट्रस्ट की कौशल विकास पहल टाटा
STRVE की CEO अनीता राजन से मुलाकात की और परियोजना के लिए सहयोग भी मांगा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप अपनी क्वेरीज हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और हिमाचल सरकार के बीच साझेदारी की गई है हाल ही में। तो ड्रोन डिलीवरी टेक फॉर्म स्काई एयर ने हिमाचल राज्य में दवाओं और कृषि वस्तुओं की डिलीवरी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम किया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी के तहत स्काई एयर ने चंबा जिले में 3 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया। यह दवाओं की वास्तविक समय पर डिलीवरी की सुविधा के लिए अपनी प्रमुख ड्रोन स्काई शिप वन का उपयोग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्ट प्लस और ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है। तो हार्वेस्ट प्लस और ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह सहयोग वित्तीय समावेशन और कृषि आधारित आजीविका के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलों पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि कमजोर आबादी विशेषकर महिलाओं को गरीबी और छिपी भूखमरी से उबरने में सक्षम बनाया जा सके। इन पहलों का नेतृत्व महिला कृषि उद्यमियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें ग्रामीण मित्र के रूप में जाना जाता है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो ने डाकथन 2022 का आयोजन किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डाक नेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का विरोध करने हेतु समाधान खोजने के लिए डाकथन 2022 का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन 15 फरवरी 2022 को हुआ और 22 अप्रैल तक 3 चरणों में, ये इंपॉर्टेंट है, 3 चरणों में चलेगा। और पहले विजेता के रूप में 2.5 लाख रुपए, उप विजेता के लिए 2 लाख और तीसरे विजेता को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो एक्साइटेड प्राइस भी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय और अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। तो पर्यटन मंत्रालय ने 17 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त घरेलू प्रचार के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने और पर्यटन बाजारों में MOT और AAAL मतलब एयर एविएशन अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड की गतिविधियों के तालमेल की आवश्यकता पर विचार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। मंत्रालय इस समझौता ज्ञापन से लाभान्वित होने के लिए यात्रा पर्यटन हितधारकों को एक साथ लाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड में संयुक्त सुरक्षा अपराध अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये आप देख सकते हैं। अंडमान और निकोबार कमान ने 16 फरवरी 2022 को पोर्ट ब्लेयर हवाई क्षेत्र में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न आकस्मिकताओं जैसे आतंकवादी हमलों, बंधक संकट और हवाई क्षेत्र या अन्य जगहों पर अपहरण की स्थितियों के दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का परीक्षण करना था। INS उत्कर्ष, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिन रात इसका अभ्यास किया गया है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। योहन पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ऊर्जा अवार्ड 2022 से श्री योहन पूनावाला विभिन्न पूनावाला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक को फरवरी 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ग्रेविटस फाउंडेशन ऊर्जा अवार्ड 2022 में श्रीमती अमृता फडणवीस से ये पुरस्कार मिला है। और समारोह में फराह खान, केदार यादव, रिंकू राजगुरु आदि जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों को भी सम्मानित किया गया है। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया गया है, आप देख सकते हो। तो 17 फरवरी 2022 को केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुड़वा शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली भारत में अपनी तरह की पहली वाटर टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई है। 8.37 करोड़ रुपए की परियोजना वर्तमान में 3 मार्गों पर चलेगी और राज्य और केंद्र प्रदेश से खर्च का 50% साझा किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि पहली वाटर टैक्सी चली है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एंड्रॉयड बग बाउंटी प्रोग्राम में गूगल ने अमन पांडे का उल्लेख किया है। ठीक है, ये अमन पांडे हैं, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो और गूगल जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी ने किसी का नाम लिया है, ठीक है, अपनी तरफ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सम्मानजनक बात है। गूगल ने इंदौर स्थित एक तकनीकी विशेषज्ञ को अपने वल्नरेबिलिटी रिवार्ड प्रोग्राम के शीर्ष शोधकर्ताओं में से एक के रूप में नामित किया है। एक भारतीय साइबर सुरक्षा शोधकर्ता और बग्स मिरर के संस्थापक और सीईओ अमन पांडे ने 2021 में एंड्रॉयड 232 भेद्यताओं को प्रस्तुत किया। ठीक है, गूगल ने एक चीनी एंड्रॉयड सुरक्षा शोधकर्ता यू चेंगतिन, जिन्होंने 2021 में कुल 128 वैध रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसका भी विशेष उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रपति 19 से 22 फरवरी तक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। तो ये न्यूज़ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये दौरे पर जा रहे हैं। 20 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति पुरी में गौड़िया मठ और मिशन के संस्थापक श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के 3 वर्ष तक चलने वाले उत्सव का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति जी विशाखापट्टनम में फ्लीट रिव्यू और फ्लाई पास्ट का अवलोकन करेंगे। फ्लीट रिव्यू क्या होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत है, वरना आप इतना समझ लीजिए अभी सिर्फ राष्ट्रपति सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा के हिस्से के रूप में अपने कार्यकाल में एक बार भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा करते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए फ्लीट रिव्यू आयोजित किया जा रहा है। फ्लीट रिव्यू इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है और नेशनल लेवल पर भी होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत और यूएई ने अगले 5 वर्षों में वस्तुओं के व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो पीयूष गोयल जी ने इस दौरान कहा कि भारत और यूएई कई मोर्चों पर एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ स्वाभाविक भागीदार भी हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हेलो फ्रेंड्स यूएई को। ठीक है, भारत यूएई CEPA में कई बातें पहली बार दिखी हैं, जिनमें भारतीय फार्मा उत्पादों को स्वतः मंजूरी, मूल स्थान संबंधी सख्त नियम और बढ़ते आयात के खिलाफ सुरक्षा उपाय। यूएई ने कहा है कि अगर आपके ड्रग्स को अमेरिका या यूके जैसी विकसित कंट्रियों द्वारा अप्रूवल मिली हुई है या रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा अप्रूवल मिली हुई है उनके, तो फिर वो यूएई में अलाउ हो जाएंगे। तो इसलिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CEPA कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, जूते, फार्मा, कृषि उत्पाद, चिकित्सा उपकरण, प्लास्टिक, खेल के सामान और वाहन जैसे श्रम बहुल क्षेत्रों में 10 लाख रोजगार पैदा करेगा। यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री तोक अल मरी ने CEPA को दोनों देशों के साझा इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में धन्वंतरी भवन के 4थे खंड की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की सराहना करते हुए श्री सोनोवाल जी ने कहा कि केन्या की पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंग ने अपनी बेटी की आंखों की रोशनी के उपचार के लिए भारत की यात्रा की है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी इम्पोर्टेंट है, भारत की ओर देख रहे हैं लोग। और धन्वंतरी जी आपने हिस्टोरिकल व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका नाम धन्वंतरी भवन रखा गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने दुनिया भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए आयुर्वेद की प्रशंसा की और मंत्री महोदय ने आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा पंजाबी बाग पश्चिम स्थित मुख्यालय में आयोजित महासम्मेलन में धन्वंतरी भवन के 4थे भाग के शिलान्यास समारोह के अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपने कार्यान्वयन के 7 वर्ष में प्रवेश कर लिया है। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों का बीमा किया गया है। योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। मेरी पॉलिसी मेरे साथ किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण अभियान शुरू किया जाएगा। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है।
इस योजना में नामांकित लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत ने एक्सपो 2020 दुबई में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीतियों का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप और किसान उत्पादक संगठनों को आमंत्रित किया है। भारतीय पवेलियन में मिलेट खाद्य महोत्सव और की मेजबानी करने के लिए खाद्य, कृषि और आजीविका पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत मोटे खनिज काफ़ी होते हैं, खनिज नहीं, मोटे खाद काफ़ी होते हैं, जिसमें मिलेट्स होते हैं ना, तो वो मोटे खनिज खाद में ही आते हैं। ठीक है, तो बाजरा वगैरह। तो एक्सपो 2020 दुबई में ये कहा गया है कि अपने पवेलियन में वो मिलेट खाद्य महोत्सव बनाएंगे और खाद्य, कृषि और आजीविका पखवाड़े का आयोजन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। RCS उड़ान के तहत दिल्ली खजुराहो के बीच पहली सीधी उड़ान रवाना की गई है। तो एविएशन मिनिस्टर जो है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने खजुराहो में 2 नए उड़ान प्रशिक्षण संगठन बनाए जाने की भी घोषणा की है। तो दिल्ली से खजुराहो के बीच यात्रा उड़ान मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इसमें आप ये याद रखिए बस, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए इस वर्ष $40 बिलियन का लक्ष्य अर्जित कर लेने की उम्मीद है, तो पीयूष गोयल जी ने कहा है। भारत ने अनुमानित लक्ष्य रखा था $40 बिलियन, तो जिसे पूरा किया जा सकता है ऐसा उम्मीद जताई है पीयूष गोयल जी ने। इस सेक्टर के कोविड से पहले के स्तर की तुलना में 6.5% की वृद्धि दर्ज करने की भी उम्मीद है, ऐसा पीयूष गोयल जी ने कहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, ये प्रधानमंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा। सरकार ने रत्न एवं आभूषण सेक्टर को निर्यात संवर्धन के लिए फोकस सेक्टर के रूप में घोषित किया है, ऐसा पीयूष गोयल जी ने कहा। श्री गोयल ने भारत अंतर्राष्ट्रीय आभूषण शो सिग्नेचर 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करने के दौरान ये सब बातें कही हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने जलीय जीवों के लिए चारा पर भारतीय मानक विषय पर एक वेबिनार का आयोजित किया है। ठीक है, उद्योग और सरकारी मत्स्य विभागों के 100 से अधिक प्रतिभागियों को अपने उत्पादों पर मानक चिन्ह के उपयोग को लेकर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने प्रमाणन लेने पर जोर दिया है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानवरों के लिए जो भी जलीय जीव होते हैं उनके लिए जो भी चारा आता है तो वो भी प्रमाणीकृत होना चाहिए, ऐसा प्रयास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करने की दिशा में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रक्षा मंत्री ने डिफेंस एक्सपो 2022 की तैयारियों की समीक्षा की है। तो पहली बात तो डिफेंस एक्सपो कहाँ हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल में छूट से बढ़ती हुई रुचि के कारण इस आयोजन की अवधि 1 दिन बढ़ाई गई। यह मेगा कार्यक्रम 10 से 14 मार्च तक गांधीनगर गुजरात, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोजित किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो 2022 मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को 31 मार्च 2026 या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो जारी रखने को मंजूरी दी है, और इस प्रस्ताव में 12,929 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है, जिसमें केंद्र का हिस्सा इतना 8,120 और राज्यों का 4,808 करोड़ रुपए है। तो ये भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मोदी सरकार ने 2022-23 से 25-26 तक की अवधि के दौरान अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लक्ष्य जीरो डंप साइट, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के 235 करोड़ रुपए के विरासती अपशिष्ट उपचार प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंध्र प्रदेश ने लक्ष्य रखा है जीरो डंप साइट का। पुराने डंप साइट के उपचार के लिए सबसे बड़ी एकमुश्त रकम को मंजूरी मिली है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का लक्ष्य गार्बेज फ्री शहर, यानी ऐसा शहर बनाना है जो कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त हो, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है काफ़ी।
चलिए एक और न्यूज़ देखते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक ने मोटर टरबाइन ब्लेड जैसे उच्च मूल्य वाले घटकों तथा अन्य एरोस्पेस घटकों की मरम्मत और बहाली के लिए पूरी तरह से स्वायत्त तकनीक विकसित की है, जिसमें न्यूनतम मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। यह उम्मीद की जाती है कि यह तकनीक बहाली और मरम्मत उद्योग को अगले स्तर तक ले जाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक व्यवहार्य अत्याधुनिक लेज़र निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के न्यूक्लिएशन में भी मदद करेगी। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्वायत्त तकनीक है, ठीक है, और इसमें बहुत कम मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, ठीक है। बेल्डिंग और थर्मल स्प्रेइंग जैसे मौजूदा महत्वपूर्ण तकनीकें बस किसी प्रकार काम चलाने के लिए हैं और इनसे सटीकता और सूक्ष्मता भी नहीं मिल पाती है, लेकिन अब जो होगी तो उसमें सटीकता भी है और सूक्ष्मता भी है। इसके अलावा सभी मौजूदा प्रौद्योगिकियाँ मानव संचालित है और मरम्मत की गुणवत्ता व्यक्ति की निपुणता के स्तर पर निर्भर करती है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी बॉम्बे के जो ये प्रोफेसर हैं उन्होंने यह तकनीक विकसित की है, ये याद रखिए आपकी आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर ने विकसित की है। चलिए ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिन्हें हमने कवर किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।